हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक लॉन्ग लेक्चर आपको दिया गया था, जिसमें हमने बॉन्ड हैवर साइकिल और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर किया। आज हमारा जो लेक्चर है उससे एक स्टेप और आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है, एंड दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसे आप इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बोलते थे। वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पहले ही बता रहे हैं। तो उस चीज को आप पहले देख लीजिएगा, तब इस चीज को देखिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। आज हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड स्टार्ट कर रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दें, ये वीडियो आपको दो पार्ट्स में मिलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड पार्ट 1 एंड कोवैलेंट बॉन्ड पार्ट 2 में। क्लियर है कि नहीं? बिकॉज इसके कई सारे कंसेप्ट जो है आगे आने वाले जो नए टॉपिक्स है उसमें इन्वॉल्व होता है। तो कई छोटे छोटे टॉपिक्स है इसके अंदर जिसे हमें सीखना जरूरी है। तो एक वीडियो को बहुत लॉन्ग बनाने से बेटर है कि छोटा छोटा 2 वीडियो बना करके आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आज बेसिकली इनके कंसेप्ट्स को, बेसिक आइडियाज को हम सीखेंगे और इसको डिटेल में लेकर जाएंगे हम लोग पार्ट 2 में। तो दोनों पार्ट देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं, इस पार्ट को देख करके आप बोर्ड लेवल के सारे सवाल बना लीजिएगा, आई एक्सपेक्ट। लेकिन अगर आपको अच्छे लेवल के सवाल बनाने हैं तो आपको नेक्स्ट पार्ट भी देख लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, इस पर बात करेंगे हम। उससे पहले यह बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसको कौन बताया था, इसके बारे में डिस्कवरी कौन किया था। कोवैलेंट बॉन्ड इज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लुइस इन 1916। लुइस नाम का एक साइंटिस्ट है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में सबसे पहले डिस्कशन उन्होंने ही किया 1916 में। आगे बात करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड है क्या, अब इस बात पर आ रहा है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स by mutual sharing of electrons। ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से। मतलब अगर इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसको और ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसको। तो म्यूचुअल शेयरिंग के वजह से क्या बनेगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा म्यूचुअल शेयरिंग से? तो लिख रहा है सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स। या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा या तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा होगा। ऑक्टेट का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा हो रहा होगा या आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा होगा। डुप्लेट एक कंडीशन है, किस कंडीशन में ना, इन केस ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ओनली 1 सेल, ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास सिर्फ एक सेल होता है। तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास 1s1 मतलब एक सेल है, हीलियम 1s2 एक सेल है, लिथियम 1s2 2s1 तो सेकंड सेल में चले गए। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बात हो रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स क्या करते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। अदर देन दीज 2 एलिमेंट्स क्या कंप्लीट करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। मतलब सबसे बाहर का आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है। तो जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो उसके पीछे का पर्पस क्या हो रहा होगा, या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या तो डुएट कंप्लीट हो रहा है। इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट लिंकेज। कई सारे जगह पर कोवैलेंट बॉन्ड लिखे रहते हैं और कई सारे जगह पर कोवैलेंट लिंकेज लिखे हुए रहते हैं। क्लियर है कि नहीं? दोनों सेम बात है। क्लियर है? कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर्पस क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना या डुएट कंप्लीट करना। डुएट कब होगा? सिर्फ सिंगल सेल वाले एलिमेंट्स, बाकी सब में ऑक्टेट कंप्लीट होगा। क्लियर है कि नहीं? ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या होगा, तो लुइस कहता है अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। क्या बताता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि आपको पता होगा जितने सारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस आपने देखे, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपने देखा है, लास्ट के जो सेल होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है नोबल गैस में तो बाकी सारे एलिमेंट्स में भी अगर वैसा हो जाए तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी नोबल गैस के जैसे स्टेबल हो जाएगा। दिस इज द पर्पस बिहाइंड दिस बॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स।
अगर दो सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वैसे कोवेलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ऐसा क्यों, अभी देखेंगे हम। While it is polar between two different atoms, अगर दो डिफरेंट एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दो टाइप के होंगे, एक होंगे पोलर, दूसरे होंगे नॉन पोलर। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको हम बोलेंगे बाबू, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, नॉन पोलर किसको बोलेंगे। अगर दो सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में बॉन्ड है, जैसे मान के चलिए एक एटम है A2 बनाता है, फॉर एग्जांपल H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड H2 बनाता है, हाइड्रोजन गैस, Cl2 बनाता है, Br2 बनाता है, O2 बनाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो आपको दिख रहा है, इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, और किस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों, ये भी देखना जरूरी है, देखेंगे हम। पोलर किसको बोलेंगे, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। यहां लिख रहा है हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल हम देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ए बी टाइप का कुछ है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे HCl है, क्लियर है कि नहीं, HF है, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, पोलर है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और यहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने से क्या होता है, क्लियर है कि नहीं है, ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक काम करते हैं, आपके लिए बेटर होगा, अभी थोड़ा देर के लिए इस चीज को बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि हम अभी थोड़ा देर में इसका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर लेकर के एक एक बात को, सारा बात जो अभी हमने डिस्कस किया, एक एक चीज को लेंगे हम स्ट्रक्चर बना के। तो अभी सिर्फ डेफिनेशन मान के चलिए, आप क्या बोल रहे हैं, पकड़ के चलिए इस बात को, कि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो कैसे, कब बनेगा, जब सिमिलर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे। जब डिसिमिलर मतलब सेम टाइप का अगर एलिमेंट्स कंबाइन नहीं होंगे, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन होंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ होगा, तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बस इसी डेफिनेशन लेके चलिए। क्यों, इसका आंसर अभी थोड़ा देर में आ रहा है, थोड़ा देर में आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट को हम भी फिर पढ़ लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में बी सिंगल, डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड। माने कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड हो सकता है, वो डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। मतलब सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, जब दो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग होंगे। डबल बॉन्ड कब बनेगा, जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होंगे। और ट्रिपल बॉन्ड कब होगा, जब टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, याद रहेगा ये बात। अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 2 है तो सिंगल बॉन्ड, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 4 है तो डबल बॉन्ड, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 6 है तो ट्रिपल बॉन्ड। कैसे, अभी देखेंगे, सारे स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, सारा हाईलाइटेड पॉइंट्स है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। अब हम देखने जा रहे हैं सारा बात। ये सारा बात कहां पर एक्सप्लेन किया जा सकता है, बाय द हेल्प ऑफ लुईस रूल। ध्यान दीजिएगा, वी एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बाय लुईस ऑक्टेट रूल। ये लुईस ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आराम से समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल हमें बनाना है Cl2। क्या बनाना है, Cl2। तो सबसे पहला काम, जब भी लुईस रूल लगाएंगे तो लुईस रूल क्या है ना, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे लुईस थ्योरी करके पार्ट 2 में, जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो इस वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं करना चाहते, यहां पर सिर्फ बेसिक बेसिक कंसेप्ट हम बताना चाहते हैं बोर्ड लेवल के। क्लियर है कि नहीं। मान के चलिए हम क्लोरीन एक मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं, Cl2 बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। सबसे पहला बात बोले तो आप बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ये पता होना चाहिए। कितना होता है क्लोरीन का, कितना होता है बता, 17। तो 17 अगर होता है तो क्या हो जाएगा 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p5। वेरी गुड। तो यहां पे सेल, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। आप लिख सकते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्मेट में भी, क्या ना 2,8,7। सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन उसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का, एक क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 7 है। बोले सर यस, ओके। अब ये लुईस कहता है एक काम कीजिए, जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का उसको सबको लिखिए। लिखिएगा कैसे? ना डॉट बना के या क्रॉस बना के। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है। एक और क्लोरीन है सर, एक और क्लोरीन है। तो उसी के जस्ट बगल में हम क्या करेंगे? एक और क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिर से लिखेंगे। इसमें भी तो बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको क्रॉस से लिखते हैं ताकि डिफरेंट दिखे। क्लियर है कि नहीं है? तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है कि नहीं है? अभी सुनो ध्यान से, इसके पास भी बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन बाहर है। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या कहता है? अभी हमने बताया आपको कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये एक दूसरे को अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए दे दे, मतलब क्या होगा? म्यूचुअली शेयर कर ले एक दूसरे से, तो क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन अगर यूज कर रहा है तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है, ऑक्टेट पूरा हो रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यूज कर, क्लोरीन यूज कर ले तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। यस और नो? यहां पर जो इस जगह 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। क्या है ये? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके रिजल्ट से क्या बनता है? इसके रिजल्ट से ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है और ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आपको अभी जस्ट बताएं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है उससे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है कि नहीं? अभी हमने बताया सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। अगर इसी जगह 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता तो क्या बनता? डबल बॉन्ड बन जाता। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा? चलिए अब बात हम करते हैं थोड़ा सा, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, जरा बताइएगा फटाक से। ये पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहां पर भी क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो बॉन्ड में प्रेजेंट जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या मिड पोजीशन में ही रह जाएगा? बोलेंगे हाँ सर। कोई भी क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, जो कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहां पे ना ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, किधर भी अट्रैक्शन नहीं होगा। इस वजह से ना इस पर कोई चार्ज आएगा ना इस पर कोई चार्ज आएगा। ये नॉन पोलर कहलाएगा। पोलर कौन कहलाएगा? अगर चार्ज डेवलप हो जाए तो इसमें चार्ज आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉन तो बीच में है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बीच में है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने की वजह से ये जो कंपाउंड बना है, सॉरी, ये जो मॉलिक्यूल बना है ये एक नॉन पोलर है। आप कह सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कौन सा टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर है कि नहीं है? बोलो समझ में आ गया है? सर हाँ ठीक है। अगर आपको यह बात समझ में आ गया है तो और कुछ हम एग्जांपल लेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट अब लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे और कुछ एग्जांपल्स को लेकर के समझेंगे। अब हम कुछ और एग्जांपल लेकर के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हो ऑक्सीजन, मान लीजिए हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना है, O2 मॉलिक्यूल बनाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो यहां पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p, चेक कर लेंगे 4 हो चुका है,
4 होगा यहाँ पर। क्लियर है? तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख सकते हैं 2,6। ऑक्सीजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बचवा? 6 है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो लुईस क्या कहता है कि भाई एलिमेंट को लिखिए और उसके बाहर सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिख दीजिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहा है, लिख रहे जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। सर O2 बनाना है, एक और ऑक्सीजन है, तो हम जस्ट उसके बगल में एक और ऑक्सीजन लिखते हैं। इसके बाहर भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कि नहीं? दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और इस 6 को 8 बनना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो क्या करेगा? ये दोनों म्यूचुअली शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। चलो यहां पर क्रॉस लिख देते हैं ताकि दिखे, समझ में आए कि दोनों अलग ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर क्या होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा सो दैट इट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और ये ऑक्सीजन अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा सो दैट दिस ऑक्सीजन विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्लियर है कि नहीं? तो यहां आपको ये दिख रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 4। और 4 इलेक्ट्रॉन्स के रिजल्ट में कितने बॉन्ड बनते हैं? डबल बॉन्ड बनते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्लियर है कि नहीं है? फिर आपसे पूछ रहे हैं ये जो बॉन्ड है पोलर बॉन्ड है कि नॉन पोलर बॉन्ड है? नॉन पोलर है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई भी पुल नहीं है किसी के तरफ। तो ये कौन सा टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है? ये भी नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए एक डिफरेंट का हम दे देते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम ले लें, यहां पर एग्जाम्पल 3 हम बना लेते हैं HF। क्या बना लेते हैं? HF मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसमें 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको पता है। यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया 1s1। फ्लोरीन का बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन का 9 होता है ऑब्वियसली, तो क्या हो जाएगा ना 1s2 2s2 2p5। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से सर, 2,7। और इसका कैसे लिख सकते हैं? ओनली 1। क्लियर है कि नहीं? हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन ही है यार। तो लुईस क्या कहता है? जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7। तो दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके पास लिखिए। चलिए हम हाइड्रोजन को लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके जस्ट बगल में क्या लिखेंगे? फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज 7। कितना? 1 2 3 4 5 6 7। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1। दिस हाइड्रोजन विल शेयर इट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन टू दिस फ्लोरीन टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 7 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है हाइड्रोजन के पास तो एक ही सेल होता है, ये डुप्लेट कंप्लीट करता है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक अपना खुद के पास है और ये फ्लोरीन बोलेगा भाई मेरा भी 1 इलेक्ट्रॉन तू यूज कर ले। क्लियर है कि नहीं है? सो यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, और आपको यहां दिख रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। इस वजह से हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। हाँ कि ना? अब आपसे ये पूछ रहे हैं H और F के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड पोलर है तो क्या एक्चुअली में हुआ होगा? ये हुआ है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिड में होना चाहिए था वो अब किधर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा? फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। इस वजह से फ्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या सेपरेशन ऑफ चार्ज दिख रहा है? बोलेंगे हाँ सर, सेपरेशन ऑफ चार्ज दिख रहा है। जहां भी सेपरेशन ऑफ चार्ज दिखेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का हाइड्रोजन से ज्यादा होने के कारण। क्या आपको यह बात समझ में आ गया है?
क्लियर है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ये बात समझ में आ गया है। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। आप चाहें तो एक एग्जांपल जो है खुद से बना लीजिएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल आपके लिए दे दिया जा रहा है। N2 गैस बना लीजिएगा। N2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा जैसे हम बना रहे हैं। आप पाइएगा कि यहाँ N और N के बीच में क्या होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, मैंने 3 दोनों 3 शेयर करता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो चुका है? पोलर नॉन पोलर समझ में आ चुका है? क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए, अगर क्लियर है तो कुछ एग्जांपल्स आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं जो आपके लिए है और आपका होमवर्क है। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कुछ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं तो उनको ट्राई करना है। अगर ट्राई नहीं कर रहे होंगे तो आपका कंसेप्ट जो है मेरे तक ही सीमित हो जाएगा। आपको हमसे भी आगे जाना है ना, तो अगर आप हमसे आगे जाना है तो हम जो होमवर्क देके जा रहे हैं कम से कम उसको ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, और जैसे कि H2S NH3 लिख लीजिएगा, H2S NH3, और भी एग्जांपल्स कुछ दे देते हैं, HCN साइनाइड, HCN, और PCl3, और भी एग्जांपल ले लीजिए, PH3 C2H2, PH3 C2H2, और ले लीजिए सिंपल H2, ये तो आप जानते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। C2H4, SnCl4, FeCl3, BH3, ग्रेफाइट जानते होंगे आप लोग, क्लास 10 में पढ़े हैं। ग्रेफाइट डायमंड दोनों पढ़े हैं ना? अगर स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे छोड़ देना, कोई बात नहीं। ग्रेफाइट का भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है सभी आपस के बीच में। ग्रेफाइट और डायमंड में बहुत डिफरेंस है, ये बताया था। ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी होता है, डायमंड में नहीं होता। उसके पीछे रीजन होता है, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है ना? लेकिन कोवेलेंट दोनों में है, तो ये देखना पड़ेगा आपको। BeCl2, बेरियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एटसेट्रा लिख दिए। ये सब कम से कम आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? ट्राई टू फॉर्म सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। फाइन। तो कैसे कैसे शेयरिंग हो रहा है, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड हम बना रहे हैं, इस कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए कौन से कंडीशंस अप्लाई होते हैं। हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ऐसा नहीं है, कभी कभी आयनिक बन जाता है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशंस है, वो कंडीशन पूरा होना चाहिए तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं कंडीशंस। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। द कंबाइनिंग एटम्स शुड बी सॉर्ट बाय 1, 2 और 3 इन द वैलेंसी सेल इन कंपैरिजन टू द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कि Cl2 मॉलिक्यूल जब आप बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, Cl और Cl के 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में पहले से प्रेजेंट है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना? हाँ कि ना? पहले से प्रेजेंट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन तुमने क्या देखा था पहले, बताओ जरा फटाक से। एक क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, बट जैसे ही शेयर हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग हो जा रहा है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जा रहा है, 2,8,8। इसका भी क्या हो जा रहा है, 2,8,8। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखाया गया है यहां पर, यहां सिर्फ बाहर के 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। तो ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है ये 8 दिख रहा है आपको। यहां पर भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8। क्लियर है कि नहीं है? आपसे पूछ रहे हैं कि यहां कितना इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से? 1। 7 था, 8 बनाना था। इसी तरह हम कह रहे हैं या तो 1 शॉर्ट रहेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। अच्छा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? बोले सर आर्गन का। हाँ कि ना बताओ जब। क्या आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है?
नहीं होता है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा बनने का कोशिश करता है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट था, कहीं और 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट रहेगा, जैसे कि एग्जांपल O2 में आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट। और अगर नाइट्रोजन आप खुद बना लिए हैं तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट दिखेगा, इसलिए 3 बॉन्ड बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं? 1 2 और 3 होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। वैलेंस शेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से कितना इलेक्ट्रॉन शॉर्ट रहेगा? 1 2 या 3। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या बात कहना। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स शुड बी 0 और वेरी स्मॉल। जो दो एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है या तो 0 होगा या काफी कम होगा। काफी कम होगा तो कितना कम होगा, इस पे बारे में बात करेंगे। तो हम आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा रहे थे उस समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक पे, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहां पर हमने ये बात समझाया था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास दो एटम है ए एंड बी, और ये दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अब है कि नहीं है ये बात कैसे पता करें कि कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं है? तो देखिए जरा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इज इक्वल टू 0 है, मतलब अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। इफ एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी है, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं? सर अभी एग्जांपल दिए सर, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड है? बोले हाँ सर। कौन सा टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है? सर नॉन पोलर। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक में हमने बोला था प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, 100% कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इसे बोलते हैं प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, या क्या कहेंगे? नॉन पोलर। नॉन पोलर को खाली लिख दे रहे, समझ जाना चाहिए, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर है कि नहीं? जरा देखिएगा ध्यान से, एक्स ए माइनस एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है इज स्मॉल, काफी कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम है, जैसे कि एग्जांपल हमने दिया था HCl का, आप अगर पॉलिंग स्केल याद कर रहे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो H और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है? तो हाइड्रोजन का 2.1 कंसीडर किया गया था, और इसका क्या 2.5? क्लोरीन का, Cl का 2.5। अच्छा, फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं, 3 था या 3.5 था, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो लगभग कितना आ रहा? 0.7 का आ रहा। काफी कम अगर डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, काफी कम अगर डिफरेंस होता है तो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बट व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ कि ना? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो 0 तो नहीं है। अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर डिफरेंस कुछ रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, कम रहेगा, लेकिन कम रहेगा, बहुत कम रहेगा, स्मॉल रहेगा, तो हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो क्लियर है कि नहीं बच्चा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 एग्जैक्टली हो जाए, कितना हो जाए? 1.7 एग्जैक्टली डिफरेंस हो जाए, तो सुनिए ध्यान से, यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। वैसा बॉन्ड 50% आयनिक हो जाएगा और 50% कोवेलेंट रह जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऑलरेडी बताया हुआ है मेरा, ये कोई नया बात नहीं है। 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 हो जाए तो। और अगर 1.7 से भी ज्यादा हो जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से भी ज्यादा हो जाए तो वो बॉन्ड ज्यादा आयनिक हो जाएगा, कोवेलेंट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोर आयनिक लेस कोवेलेंट। सारे 4 कंडीशंस हमने आपको फिर से रिपीट कर दिया, ये ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया हुआ है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो काइंडली उस वीडियो को देख लें, सारा हम बातें वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड किए हुए थे। हम बोले थे कि ये सब बातें आपके आने वाले चैप्टर्स में यूज होंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या तो 0 हो या काफी कम होना चाहिए। देखिए 0 होगा तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर काफी कम होगा तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे 1.7 हो जाएगा तो 50% कोवेलेंट बचेगा ना, फिर क्या मतलब रहा? 50% तो आयनिक हो गया, और उससे भी ज्यादा हो जाएगा तब तो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या आपको यह बात समझ में आ गया है
तो यहां पर एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना है, लिख सकते हैं Cl2 में क्या होता है ना, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और वही चीज अगर एग्जाम्पल क्या हो जाए, HCl हो जाए, तो यहां पे क्या होता है, बोलो रे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पूरा लिख लीजिएगा, HCl, HF, ये सब के बीच में क्या होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। समझ में आ गया है, ये बात भी समझ में आ गया है। इसको भी नोट कर लीजिएगा इस जगह में, अगर आप ऑलरेडी पढ़े हुए थे कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो गया ना, रिकैप करके लिख के रखिए। चलिए, थर्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं, और ये थर्ड कंडीशन सभी बॉन्ड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या, बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत इजी बात, और सबसे कॉमन बात, बॉन्डिंग हो ही क्यों रहा है, इस वजह से लिख रहा है, द अप्रोच ऑफ एटम्स टुवर्ड्स वन अनदर शुड बी अकम्पनिड बाय डिक्रीज ऑफ एनर्जी। अगर एक एटम दूसरे एटम की ओर अप्रोच कर रहा, क्लोज आ रहा, मतलब अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज करेगा, एनर्जी डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बात खत्म, यही बात कह रहा। तो ऐसा तो होना ही चाहिए, चाहे आयनिक हो, चाहे कोवैलेंट हो, चाहे आगे जाकर के आप पढ़ेंगे डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें भी यही होता है। क्लियर है कि नहीं है? क्या आपको समझ में आ गया है कंडीशंस? अगर कंडीशन समझ में आ गया है तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड में कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बात, they exist as gases or liquids under the normal conditions of temperature and pressure। जनरली जो नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर है, मतलब क्या, रूम टेम्परेचर का बात हो रहा, प्रेशर लगभग 1 atm या 1 बार कह सकते, लगभग दोनों बराबर होता है। इस कंडीशन पर जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो या तो गैसियस फेज में होते हैं या लिक्विड फेज में होते हैं, जनरली सॉलिड फेज में नहीं होते। हाँ, अब हर जगह पे एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और एक्सेप्शन नहीं हो तो गड़बड़ बात है। लिख रहा है सम कोवैलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज सॉफ्ट सॉलिड्स। एग्जैक्टली पूरा हार्ड सॉलिड नहीं होगा, जैसे कि आयनिक हुआ करता था। आयनिक क्या होता था? क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता था, वो भी रेगुलर स्ट्रक्चर होता था, याद कर लो। इसके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर, सॉलिड इंपैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, सॉफ्ट सॉलिड है, जेली टाइप है, जेली टाइप ये। और जनरली हमेशा क्या रहेगा? गैसियस रहेगा या तो लिक्विड फेज में रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड किसमें होता था? क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड फेज में होता था। चलिए अभी से कंपेयर करते हुए चलिए, है ना, कंपैरिजन पता होना चाहिए। देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कोवैलेंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक कैटायन होता था, एक एनायन होता था, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ही क्या हो जाता था? टफ हो जाता था। बट इन कंपैरिजन टू दैट कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है इन जनरल। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन के साथ ही पॉइंट का शुरुआत है। ध्यान दीजिएगा, डायमंड कोवैलेंट बॉन्ड होता है भाई सारे कार्बन्स के बीच में। कार्बन के कंपाउंड है, सारे कार्बन्स के बीच में क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बोरेंडम फॉर्मूला क्या होता है? SiC। इसको आप सिलिकॉन कार्बाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड। इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सिलिका जिसे आप सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं, उसके बाद एल्युमिनियम नाइट्राइड AlN, ये सभी में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट have थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसका क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। डायमंड तो क्लास 10 में मिनिमम पढ़े हैं। डायमंड का क्या होता है स्ट्रक्चर? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, सभी के बीच में, सभी कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इस वजह से क्या होता है? देयरफॉर हैव एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स।
ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कुछ, इनमें मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन अदरवाइज द कंपाउंड हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब अगर आपसे ऐसे पूछे कि आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कि कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कोवेलेंट का कम होता है। बट कुछ एक्सेप्शंस है। ऐसा एक्सेप्शन किस वजह से हुआ है, क्योंकि इन सभी में जो भी एग्जांपल लिखे हैं ये 3D स्ट्रक्चर होते हैं, और 3D स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। अगर कॉम्पैक्ट होते हैं तो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, उसको मेल्ट करना या बॉयल करना काफी टफ हो जाता है, सो दैट इट हैपेंस इन सम एक्सेप्शनल केसेस। बट इन जनरल ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कोवेलेंट का इन कंपैरिजन टू आयनिक बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट लिख रहा इन जनरल, हर जगह एक्सेप्शन है। इन जनरल कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स। इन जनरल केस चल रहा है, फिर भी एक्सेप्शन फिर बात करेंगे बाद में। अगर आप बात करें आयनिक कंपाउंड्स का, तो आयनिक कंपाउंड्स भी बैड कंडक्टर होता था इलेक्ट्रिसिटी का, बट इन सॉलिड स्टेट। लेकिन जैसे इसको हम क्या करते थे, मोल्टन स्टेट में लेके जाते थे, मतलब गलाते थे, मेल्ट करते थे, या एक्वस सोल्यूशन में डाल देते थे, मतलब पानी में डाल देते थे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था। लेकिन ये हमेशा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही है। क्लियर है कि नहीं? कुछ एग्जांपल्स अब हम दे रहे हैं, जैसे कि नॉन पोलर जो हुआ करता है, नॉन पोलर मतलब जैसे कि क्लोरीन Cl2 हो गया, O2 हो गया, ये सब जीवन में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ पोलर भी तो है, पोलर मतलब जैसे कि HCl, जिसमें H+ और Cl- तो नहीं बन पाता है, लेकिन H पार्शियल प्लस और Cl पार्शियल माइनस तो पहले से होता है। और अगर इसको पानी में डाल दिया जाए, अगर HCl को पानी में डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है, बोलो, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। याद आ रहा है कुछ, हाइड्रेशन एनर्जी, फिर कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ रहना चाहिए। क्या होता है, H+ और Cl- अलग हो जाता है। तो जैसे ही आयंस अलग हो जाते हैं, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हमने लिख के रखा है, ध्यान दीजिएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो पोलर हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था, लाइक HCl, इसको अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे, HCl इन सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है कि नहीं? नॉन पोलर को पानी में घोलो और किसी भी चीज में घोलो, उससे कोई मतलब उसको नहीं, नॉन पोलर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगर पोलर है, अगर सॉल्यूशन में तुम घोल दोगे तो वो आयंस में डिवाइड हो जाएंगे, एंड दैट फ्री आयन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक एक्सेप्शन आपको पहले से याद है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो? ग्रेफाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर रखता है। क्लास 10 में आपने ग्रेफाइट और डायमंड दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। एक में पेंटागोनल शेप होता था, एक में हेक्सागोनल होता था, और ये लेयर के ऊपर लेयर रहता था, वो 3D स्ट्रक्चर होता था, ये लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता था। कौन, ग्रेफाइट। तो कह रहा, ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड है, और ये सॉलिड स्टेट में होता है। जनरली किसमें होना चाहिए, गैस या लिक्विड में, लेकिन ये एक सॉलिड स्टेट में रहने वाला कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के वजह से ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर इस तरह से, नहीं सॉरी, हेक्सागोनल ही होता है, इस तरह से होता है, एक लेयर होता है, उसके बाद एक और लेयर होता है, इस तरह से एक लेयर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक और लेयर इधर से कनेक्ट होते हैं, इधर कनेक्ट होते हैं। ग्रेफाइट आपने पढ़ा होगा, है ना? ऐसे कनेक्शन होता है आपस में ग्रेफाइट में। ये जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं सभी जगह कार्बन है, ठीक है कि नहीं? अब डिटेल में तो नहीं जा सकते, क्लास 10 आप पढ़े होंगे। सिंस इलेक्ट्रॉन्स कैन पास फ्रॉम वन लेयर टू दी अदर, एक लेयर से इलेक्ट्रॉन दूसरे लेयर पे जंप करके जा सकता है। बोलिए यहां पे कितने लेयर बने हुए हैं, ये सारे एक ही लेयर का हिस्सा है, इसके ऊपर एक और लेयर होता है,
इसके ऊपर एक और लेयर होता है, एक लेयर से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे लेयर में आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जैसे ही मूवमेंट होता है, चार्ज मूव कर गया, और चार्ज मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, सभी को पता है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट में भी, उसके पीछे कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक लेयर से दूसरे लेयर में फ्रीली जंप कर सकता है। इस वजह से ग्रेफाइट जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट, इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। चलिए, तो और कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज दीज कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। अच्छा, ये बताइए, जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पोलर की नॉन पोलर? पोलर होते हैं कि नॉन पोलर? आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, नॉन पोलर। क्योंकि इसका अगर कोई पोलर भी है तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम होना चाहिए, तभी जाके कोवैलेंट है। तो जनरली कोवैलेंट कंपाउंड क्या होना चाहिए? अगर प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं तो एकदम नॉन पोलर है। और आपको लास्ट क्लास में दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड जब आयनिक बॉन्ड जब हम आपको पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे, इस सेंटेंस को याद रखिए, हमेशा के लिए काम आएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब अपने जैसा को कोई घोलना चाहेगा। अगर हम जैसा हैं, हम अपने जैसा को ही किसी के साथ मिक्स करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर कोवैलेंट कंपाउंड नॉन पोलर है तो दैट विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर, नॉट इन पोलर। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड अगर आप मान रहे हैं कि सर पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, ज्यादातर नॉन पोलर ही हो सकता है, तो नॉन पोलर हमेशा किसके साथ मिलेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। यार इसका एग्जांपल हमने आपको दिया था, नॉन पोलर सॉल्वेंट का एक बहुत मस्त एग्जांपल है बेंजीन, और पोलर सॉल्वेंट का मस्त एग्जांपल है वाटर। तो यहां लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, दीज कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। जनरली जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर जनरली नॉन पोलर इन नेचर। वाटर पोलर होता है, वाटर पोलर होता है, समझ में आ रहा है? अगर वाटर पोलर होता है तो उसमें पोलर चीज ही घुलना चाहिए ना। तो कोवैलेंट कंपाउंड जनरली नॉन पोलर होता है, इसीलिए उसमें नहीं घुलता, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जनरली बेंजीन में घुल सकता है, क्योंकि बेंजीन क्या है? नॉन पोलर है, ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको, नॉन पोलर। बट ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन, some covalent compounds like alcohol dissolve in water due to hydrogen bonding। अब इस अल्कोहल के बारे में अगर ध्यान दें तो अल्कोहल को आप इस तरह से पढ़ते थे, COH इस तरह से रहता था ना, याद आ रहा है कुछ? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10 के जो चैप्टर थे उसमें पढ़े थे आपने। इधर आप कुछ भी लिख सकते थे, चलो इधर CH2 लिख देते हैं, ऐसे लिख देता है, और इधर R लिख देता है, R इज अ कार्बन चेन, इधर कुछ भी है, तो ये अल्कोहल है। आप अगर इस पर ध्यान दें ठीक से तो यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड, और आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींचता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। सो इट इज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो अल्कोहल में क्या होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इस वजह से ये वाटर में घुल जाता है। और इसके पीछे एक और कारण है, वो कारण अभी डिस्कस हम नहीं कर सकते, बस नाम याद रख लीजिएगा, लिखा हुआ है डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किया है, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है, तो अभी डिस्कस तो कर ही नहीं सकते। क्लियर है कि नहीं? एक कारण तो आपको समझ में आ रहा है कि अल्कोहल में एक बॉन्ड क्या होता है, OH का बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, जिस वजह से पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है, पोलर सॉल्वेंट वाटर में घुल जाता है, इसका मतलब। क्लियर है कि नहीं? नॉट ओनली दिस, और भी कई आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, जैसे कि अगर हमको याद आ रहा हो तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, R
CH2 C डबल बॉन्ड OOH। यहां पर भी सर ऐसे ही होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इस वजह से पानी में घुल सकता है, पोलर है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? और भी चीजें हो सकती है जो आप पढ़े हैं अभी तक वही बता रहे हैं। ऐसे सल्फोनिक एसिड भी लिख सकते थे कि, लेकिन आप नहीं पढ़े हैं, आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में तब आप समझ पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो अल्कोहल सोल्यूबल है कि नहीं वाटर में, अगर सवाल में आ जाए, पर सर हमको तो पढ़ने में लिखने में आता नहीं है, लेकिन हम मिला के देखे हैं तो मिल जाता है, तो लिख दिए यस, तो भी आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? असल में जो अल्कोहल है उसका फॉर्मूला क्या है, वो एक्चुअली में इथेनॉल होता है। ठीक है, हाँ, तो इथेनॉल आराम से पानी में घुलता है। मिला के देखे हो कभी? देखा है बोलता है, मिला के देखोगे तो मिल जाएगा। और उसके पीछे रीजन क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस चीज को बहुत डिटेल में हम लोग जो है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वहां डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल। याद कीजिए, आयनिक बॉन्ड रिजिड होता था क्या? नो, नॉन रिजिड होता था। आयनिक बॉन्ड हार्ड होता था एंड ब्रिटिल होता था। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? हार्ड एंड ब्रिटिल। रिजिड नहीं होता था, नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल, ऐसा पढ़ाया था आपको हमने। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? रिजिड होता है। रिजिड होता है मतलब तोड़ना आसान नहीं है। समझ में आ रहा? ब्रिटिल नहीं होता है, ब्रिटिल नहीं होगा, खींच के लंबा कर सकते हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन ये टूटेगा नहीं जल्दी से। चिमड़ चट्टा आदमी है, गांव का ठेठ भाषा में बोला जाता है, चिमड़ चट्टा, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते हो, मोड़ सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, ऐसा बड़ा आदमी है ये। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये रिजिड है बहुत ज्यादा और डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल क्यों कह रहे हैं? इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। तो आप यहां देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक तरफ ट्रांसफर होता है कि नहीं? तो यही है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग पॉसिबल है एक से दूसरे की तरफ, तो इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं? डायरेक्शनल। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है वो आइसोमेरिज्म शो करता है, जो कि आयनिक कंपाउंड नहीं किया करता था। आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होता है, कोवेलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल होता है, इस वजह से ये आइसोमेरिज्म शो करता है। दीज कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के कई टाइप्स है, स्ट्रक्चरल और स्पेस दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म ये शो करता है, एंड दैट विल बी टॉट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है कि नहीं? ऑर्गेनिक में कार्बन 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 सभी कोवेलेंट बॉन्ड से ही तो हैं, और सारे कोवेलेंट बॉन्ड से हम आइसोमेरिज्म टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो कोवेलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है बट आयनिक शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज इट कोवेलेंट कंपाउंड हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बट आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कोवेलेंट सब्सटेंस शो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं किस टाइप के रिएक्शन कराते हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड किस तरह से रिएक्शन कराते हैं? आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। यस और नो? अगर आप लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा ये बात, आयंस का एक्सचेंज होता है। और ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में आयन तो है ही नहीं, तो एक्सचेंज कहां से होगा? अरे घुलने मिलने की बात होती है इसमें, कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता है, पहले से जो जिसके साथ है उसके साथ ही रहता है, बस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर में आप शुगर मिला दिए तो शुगर क्या टूट जाता है? शुगर का जो फॉर्मूला है आप जो पढ़े हैं क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज है ये, C12H22O11। ये जो फॉर्मूला है, जब आपने एक दाना डाला और घोला तब भी वही है, दो दाना डाला तब भी वही है, पानी के अंदर जाके चेक करेंगे तब भी वही है, मतलब ये टूटा ही नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर NaCl चीनी के जगह अगर नमक डाल दिए तो पानी में जाके ढूंढेंगे तो NaCl तो आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? Na+Cl-। ये डिफरेंस है चीनी और पानी में। समझ में आया कि नहीं आया? इसका लास्ट लेक्चर हम लोग नमक के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम चीनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शुगर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड होता है। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करता है। अच्छा, अगर आयनिक रिएक्शन हो रहा था तो फास्ट हो रहा था रिएक्शन की स्लो? वेरी फास्ट। हमने आपको बताया था आयनिक रिएक्शंस वेरी फास्ट होता है, मतलब जैसे ही दो चीजों को, दो कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स को मिलाए तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टाइम लगा। टाइम निकालना, रेट निकालना पॉसिबल ही नहीं होता उसमें। लेकिन द रेट
द रिएक्शन रेट आर यूजुअली लो, किसमें? कोवलेंट में। कोवलेंट कंपाउंड का जब रिएक्शन होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जब रिएक्शन होता है तो उसका रेट जो होता है वो क्या होता है? लो होता है। माने धीरे धीरे आराम से रिएक्शन कंप्लीट होगा, आराम से 2-4 घंटा 5 घंटा, हो सकता है आधा दिन, हो सकता है 1 दिन बाद रिएक्शन हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे पानी में जो चीनी को तुम घोले थे, क्या रिएक्शन हुआ था यार? नो, रिएक्शन नहीं हुआ था, बस घुला था। घुलना और रिएक्शन होना में आसमान जमीन का अंतर है। अभी हमने आपको बताया कि जब आपने 1 दाना चीनी मिलाया तब भी फॉर्मूला वही था, 2 दाना मिलाया तब भी वही था, चीनी पानी मिल जाने के बाद नीचे जाकर के चीनी का फॉर्मूला चेक किए तब भी वही था। मतलब रिएक्शन कहां हुआ? रिएक्शन का मतलब होता नया कुछ बनना, प्रोडक्ट बनना। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं क्या? पार्ट लेते हैं, धीरे धीरे रिएक्शंस करते हैं, जिसका रेट निकालना पॉसिबल है। रेट कैसे निकालेंगे? क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, वहां पर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन का कितना टाइम लगा होने में वो निकाल सकते हैं। तो टाइम धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, हम लोग का लेवल धीरे धीरे ऊपर चलता जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो एक और पॉइंट, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बचा हुआ, उसको डिस्कस करेंगे, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर मेकिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कितना नंबर का पॉइंट है? ये आपका 7 नंबर का पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इस पॉइंट में कोवैलेंसी को समझने जा रहे हैं। कई बच्चे वैलेंसी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है। वैलेंसी बोलिए या कोवैलेंसी बोलिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज है, कोवैलेंसी अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिख रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट फॉर शेयरिंग विद अदर एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। क्या बोल रहा है? फॉर शेयरिंग विद अदर एटम्स, माने किसी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है दूसरे को शेयर करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? कोवैलेंसी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर आप याद करें, हमने एक मॉलिक्यूल बनाया था Cl2, सबसे आसान चीज को समझने के लिए किस तरह से बनाया था। तो Cl के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6 7। एक और Cl है, इसके बाहर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7, 1 2 3 4 5 6 7। और शेयरिंग हुआ था, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ था? ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। मतलब क्लोरीन का कोवैलेंसी कितना है? कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1। समझ में आ रहा? क्या नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स को कर रहा है उसे कह सकते हैं। जैसे कि आपने ऑक्सीजन बनाया था, तो ऑक्सीजन में डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं बाबू, 2 बॉन्ड ऐसे बनता है ना, तो यहां पे कोवैलेंसी क्या होगा? बोलो, कोवैलेंसी कितना हो जाएगा बच्चा? कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है? ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को और ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को। मतलब हर ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, इसलिए कोवैलेंसी क्या हो गया? 2। क्लियर है कि नहीं? कोवैलेंसी मतलब समझ में आ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए कैपेबल है कोई एटम, उसे क्या कहते हैं? कोवैलेंसी। इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली क्या निकालेंगे? कोवैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप ध्यान दें तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लोरीन में अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करें कोवैलेंसी का, तो क्या करेंगे? 8 माइनस क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? वेरी गुड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर में लिखे हो यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना था? 7। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? 8 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 1 इज द कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन। ऑक्सीजन का याद करो, ऑक्सीजन में क्या होगा? 8 माइनस, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है, तो 6 कर दोगे कितना आ जाएगा? 2। देख पा रहे हो, सेम चीज है, फॉर्मूला से सेम आ जा रहा है। एक और बात बता दें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन असल में उसके ग्रुप के नंबर पर डिपेंड करता है। क्या बोल रहे हैं? उसके ग्रुप के नंबर पर, किस ग्रुप के एलिमेंट है वहां से डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं 8 माइनस द नंबर ऑफ ग्रुप इन विच द एलिमेंट प्रेजेंट। जैसे कि अगर क्लोरीन को आप देखें तो 17 ग्रुप का एलिमेंट है, जिसे 7A का भी नाम देता है। 7 को ध्यान रखिएगा। 7 अगर आपको पता है तो हैलोजेंस, जितने भी हैलोजेंस है, क्लोरीन ही नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे। इसी वजह से इनको कौन से ग्रुप में रखा गया है? 7A में रखा गया है। अगर उससे पहले क्या है? ऑक्सीजन फैमिली है ना, जिसे आप चाल्कोजेंस कहते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सभी किस ग्रुप में प्रेजेंट है? 6A ग्रुप में है। सॉरी, हाँ 6A ग्रुप में है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो सीधा सीधे क्या कीजिएगा? 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है कि नहीं है?
समझ में आ रहा है? तो यहां आप 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं या 8 माइनस ग्रुप नंबर भी कह सकते हैं, ग्रुप नंबर, ध्यान रहेगा एक ही बात है। कोवैलेंसी मतलब समझ में आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? बोले सर किसी एलिमेंट के, सॉरी किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कोवैलेंसी या वैलेंसी क्या होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शेयर्ड बाय एन एटम टू अदर एटम टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। मतलब कोई एटम अपने साथ कितने दोस्तों को लेकर घूम सकता है? बाय मेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंसी, दोस्ती यारी का बात है। चले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ जाए। शकल कैसे बनाता है? ऐसे शकल बनाता है कि लगता है कुछ समझ में ही नहीं आया। समझ में आया है तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां तक आप समझ गए हैं तो आगे हम बढ़ रहे हैं। यहां पर सवाल यह है कि अगर जैसे क्लोरीन का कोवैलेंसी हमने क्या बता दिया 1, ऑक्सीजन का कोवैलेंसी बता दिया 2, तो सवाल अब यह है कि सर पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी के कोवैलेंसीज होंगे? ऑब्वियसली होंगे। क्या वो सभी कांस्टेंट होंगे? जैसे क्लोरीन का कोवैलेंसी हमेशा 1 होता है, ऑक्सीजन का कोवैलेंसी हमेशा 2 होता है, क्या वैसे सभी एलिमेंट्स के कोवैलेंसी फिक्स होते हैं? ऐसा नहीं होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके कोवैलेंसी वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है। उसके पीछे रीजन भी हमें देखना चाहिए, तो एक एक करके देखेंगे। क्या आपको यह बात समझ में आ गया है? तो हमने इस पॉइंट को लिखा है, ध्यान दीजिएगा। द वेरिएबल कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन s, p एंड d ऑर्बिटल ऑफ इट्स वैलेंसी सेल। नहीं समझ में आएगा जब तक इसका एग्जाम्पल हम नहीं देंगे। क्या कह रहा है कि ये जो कोवैलेंसी है ये वेरिएबल भी हो सकता है, और ये वेरिएबल कोवैलेंसी है कितना के बराबर होगा? तो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर? या तो s ऑर्बिटल में, या तो p ऑर्बिटल में, या तो d ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो। और वो सारे ऑर्बिटल्स किसके पार्ट हैं? वैलेंसी सेल के पार्ट है। वैलेंसी सेल मतलब सबसे बाहर वाले जो सेल है उस सेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे बाहर के सेल में, मतलब K, L, M, N, सबसे बाहर के सेल में कितने sp, d, f हैं और उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये गिन लीजिएगा तो काम बन जाएगा। समझ में आ गया है? हाँ, अभी देखेंगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे अभी। तो हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेने के लिए ये जो पार्ट है ऊपर का हम मिटाएंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि नीचे का पार्ट अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो पढ़ेंगे एक एक करके समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें वेरिएबल कोवैलेंसी के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। अभी हम सवाल भी आपको इससे देंगे कि किस तरह से सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। देखिए एक पॉइंट हमने लिख के रखा है, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो 3 पॉइंट आपको दिख रहा है यहां पर, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आपस से रिलेटेड है। ये हमने एक बात कहा कि कोवैलेंसी वेरिएबल होगा, और वो कोवैलेंसी वेरिएबल कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सबसे बाहर, दैट इज वैलेंसी सेल में जो s, p, d ऑर्बिटल्स है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा। द एलिमेंट्स सच एज, याद कर लीजिए, द एलिमेंट्स सच एज फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो हैलोजन 3 तो याद हो जाएगा। फ्लोरीन नहीं है इसमें, ध्यान दीजिए, फ्लोरीन इसमें नहीं है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फॉस्फोरस, सल्फर हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंसी सेल। क्या होता है इसमें? वैकेंट d ऑर्बिटल होता है इसके वैलेंसी सेल में। तो पहले चेक कर लेते हैं, कोई एक एग्जांपल पिक कीजिएगा ताकि हम समझा पाए। सब में ऐसा ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, फॉस्फोरस को एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है कि नहीं? तो फॉस्फोरस में कितना हो गया? एटॉमिक नंबर इसका 15 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए। कुछ भी जांच करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। तो क्या करना है आपको? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, चेक करेंगे 3p, देखो ना कितना हो गया? 10, 2, यहां पे 3 हो गया बच्चा। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपको दिख रहा फर्स्ट सेल, यहां पर दिख रहा आपको सेकंड सेल, यहां पर दिख रहा आपको थर्ड सेल। क्या 3D नाम का कोई चीज आपने पढ़ा है? हाँ कि ना? पढ़ा ना? होता है कि नहीं होता 3D? 2D तो नहीं होता है,
क्यों नहीं होता वो सब पढ़ चुके हैं। 3D तो होता है सर, 3D होता है और यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कह रहे हैं खाली है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो पहला लाइन आपको समझ में आ गया है। क्या कह रहा था? एलिमेंट सच एज फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब में ऐसा होगा। आयोडीन हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर वैलेंसी सेल। बोलिए समझ में आ गया है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं वैलेंसी सेल में? हाँ सर है। दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल कोवैलेंसी। ऐसे एलिमेंट्स क्या करते हैं? वेरिएबल कोवैलेंसी शो करते हैं। कैसे? तो देखिएगा ध्यान से। हम कह रहे हैं सिर्फ वैलेंसी सेल पे ध्यान दीजिएगा। अंदर में जो सेल है, इनर सेल पे कोई मतलब नहीं है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो हम 3s बनाएं, s ऑर्बिटल ऐसे ही होता है, एक ही घर है। p ऑर्बिटल हमने बनाया, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और d ऑर्बिटल भी हमने बनाया जो कि खाली पड़ा हुआ है। यस और नो? 1 2 3 4 5 इसमें घर होते हैं। बोलिए यस और नो? यहां तक सब ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टेट में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं तो बच्चा जानता है। नॉर्मल तरीके से भर दीजिए इसको, अब बाउ प्रिंसिपल का यूज करके। 1 2 और इसमें 3 है तो 1 2 3। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना। अभी बताइएगा जरा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें? 3 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम अभी क्या बोल रहे थे कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s p या d में प्रेजेंट होगा वो उसका कोवैलेंसी होगा। अभी बताए थे ये बात, यस और नो? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी दिख रहा है आपको? 1 2 एंड 3। और वो भी कौन सा सेल में? वैलेंस सेल। अंदर मत देखिएगा, ये तो इनर सेल हो गया, इनर सेल से नहीं। सबसे बाहर का सेल क्या है? थर्ड सेल, KLM वाला सेल। M वाला सेल में जो 3 मतलब S P और D है उसमें देखना है आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। तो इसका कोवैलेंसी कितना होगा? लेकिन कह रहा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल कोवैलेंसी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो कोवैलेंसी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ये बोल रहा वेरिएबल शो करता है। वेरिएबल मतलब बदलता है कोवैलेंसी इसका। क्यों? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडर एक्साइटेड कंडीशंस। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बढ़ा लेगा कहां पर? एक्साइटेड कंडीशन में जाकर के। तो जो कंडीशन आपको ये दिख रहा है ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। और अगर एक्साइटेड स्टेट में जाइएगा तो जो आपको यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है एक इलेक्ट्रॉन को कहां पर? वैकेंट डी ऑर्बिटल में। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाएगा तो आपको ये दिखना लगेगा थोड़ा देर के बाद। 1 2 3 4। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 में से 1 चला गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। यहां पहले से एक इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया है, इस वजह से यहां 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। नाउ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4। ले ला गएगा 5 दिख रहा है यहां, 4 बोलता है 5 है। 3 1 1 5 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस जगह पर अगर देखा जाए तो कोवैलेंसी 3 है, बट एक्साइटेड स्टेट में जाकर के देखा जाए तो 5 है। क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा लिया है। ये कब पॉसिबल है? जब किसी एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट तो हो, तब तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक बार फिर पढ़ देते हैं। These elements show variable covalency by increasing the number of unpaired electron under excited conditions. एक्साइटेड कंडीशंस में जाकर के क्या करता है? ये अपना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा लेता है। जैसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कोवैलेंसी बढ़ जाएगा। The electrons from paired orbitals gets excited to the vacant d orbital of the same cell. सेम सेल होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर 3s2 लिखा हुआ है और यहां पर 4d लिखा हुआ है, तो 3s से 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। खुद के सेल का मतलब 3d होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यही चीज हुआ है, यहां ऑलरेडी बताया जा चुका है। बोलिए समझ में आ रहा है? बोले हाँ सर ठीक। बोलो ओके है? सुनो ध्यान से, आपके सामने थोड़ा देर में कुछ सवाल रखेंगे हम, उससे पहले एक और बात यहां डिस्कस कर ले हम। फॉर एलिमेंट्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये भी हेलोजन है लेकिन चलो ठीक है कोई बात। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन डू नॉट पॉजेस डी ऑर्बिटल्स। इसके पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ओके, इन देयर वैलेंसी सेल
Thus, such an excitation do not possible, is not possible, and variable covalency is not shown. तो ये जो एलिमेंट्स आपको लिखा हुआ दिख रहा है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इन सब में खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अगर खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कैसे करेगा? एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो अनपेयर्ड करने के लिए डी ऑर्बिटल चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन को फेंक के बाहर नहीं कर सकता है, कहीं और रख सकता है, तो जगह होना चाहिए रखने के लिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी एक एग्जाम्पल को पिक कर लीजिए, आप चाहें तो किसी एक एग्जाम्पल को पिक कर लीजिए। किसको एग्जाम्पल को पिक करे वो तो जरा, फ्लोरीन को कर ले। चलो फ्लोरीन का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये क्लियरली दिख जाए कि फ्लोरीन में हो क्या रहा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया बचवा 9। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s, सॉरी 10 हो चुका है, तो 10 हो चुका तो होना नहीं चाहिए था, 2p5 पे रुकना चाहिए हमें, हाँ कि ना? तो वैलेंसी सेल क्या है? अरे सेकंड सेल ही इसका क्या है? वैलेंसी सेल, अंदर से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर आपको देखिए क्या है, S हो गया और ये P हो गया। क्या इसमें D होगा? बोलो सर 2D होता ही नहीं है सर, 2D इज नॉट पॉसिबल, यू नो इट वेरी वेल। तो इलेक्ट्रॉन को सजा दीजिए। इसमें क्या है तरीका सजाने का? 1 2, इसमें 5 है तो 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो इसका कोवैलेंसी फिक्स है, VALENCY, कोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज 1। समझ में आया कि नहीं है? कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? बोले सर 7A में प्रेजेंट है, तो कोवैलेंसी इक्वल टू 8 - 7, 8 - 7 1 होता है, वैसे भी निकाल सकते हैं। और यहां पर भी देख पा रहे हैं आप कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? 1, तो कोवैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। ये नहीं बदलेगा, लेकिन जस्ट इसके नीचे कौन प्रेजेंट है? क्लोरीन। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन बदल जाएगा, उसमें डी है, क्योंकि जब आप फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन में जाएंगे तो वहां पे 2s2 2p5 के जगह पे 3s2 3p5 मिलेगा, और 3s2 3p5 के बाद 3d होता है। तो अगर उसके पास d है तो क्या होगा जानते हो? यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो कोवैलेंसी भी बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आपके सामने एक सवाल रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने सवाल यह है, क्या ये जो कंपाउंड्स है एग्जिस्ट करता है कि नहीं? बताइएगा यस और नो में जवाब। PCl3 PCl5 NCl3 NCl5 एग्जिस्ट करता है कौन और एग्जिस्ट नहीं करता है कौन? तो बोले सर PCl3, ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस ने क्या किया होगा? क्लोरीन को, बोलो बोलो बोलो, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा फास्फोरस? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, क्योंकि 3 क्लोरीन आपको दिख रहा है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बचवा? क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 है। इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस क्या 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर लेगा? हाँ सर कर लेगा। 3 क्लोरीन ऐसा है, हाँ कि ना बोलो? 1 2 3 4 5 6 7, एक और क्लोरीन यहां पे कहीं पे लिख देंगे हम। तो ये फास्फोरस क्या करेगा? अपना 3 इलेक्ट्रॉन इन 3 अलग अलग क्लोरीन को शेयर करेगा, तो कोवैलेंसी कितना? 3। तो आपको चेक ये करना क्या फास्फोरस का कोवैलेंसी 3 हो सकता है? तो आप देखिए जहां पर ग्राउंड स्टेट था तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था? 3 था, है ना? तो कोवैलेंसी 3 पॉसिबल है, मतलब PCl3 एग्जिस्ट कर सकता है सर। यस। क्या PCl5 कर सकता है? अगर 5 गो क्लोरीन फास्फोरस के चारों तरफ लगा दे तो पॉसिबल है? बोले हाँ सर, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद यहां दिख रहा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कोवैलेंसी 5 भी हो सकता है, मतलब 5 क्लोरीन को ये 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, देगा नहीं, शेयर करेगा, मतलब PCl5 इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। क्या नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NaCl3 एग्जिस्ट करता है? यस और नो? तो नाइट्रोजन तो यहां बनाए नहीं, फ्लोरीन बना दी। चलो एक काम करते हैं, नाइट्रोजन भी बना लेते हैं, बहुत बड़ा डील नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, इट डजंट मैटर। पढ़ाई के समय में टाइम अगर लग रहा है और आप ये सोच रहे शॉर्टकट अपना रहे हैं, अरे गन शॉट, वन शॉट का होता है ना, वो सबसे बच के चलना, ध्यान रखना, वो सब रिवीजन के पर्पज से। अगर आप कंप्लीट, आपके पास 1 साल पढ़ा हुआ है और आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं,
तब इस वीडियो को आप देख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये चीज हो सकता है अभी रिकॉर्ड हो रहा है, हो सकता है आज से 5 साल के बाद भी कोई बच्चा अगर देखेगा तो इससे सीखेगा। वन शॉट गन शॉट से नहीं सीख पाएगा, वो सीखने वाला वीडियो नहीं होता है, वो रिवाइज करने वाला वीडियो होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये जो आपका प्लेलिस्ट बन रहा है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का ही बन रहा है, आप आज से 5 साल बाद भी इन वीडियोज को देखिएगा तो आप इससे सीख सकते हैं, क्योंकि फुल डिटेल में टाइम देते हुए चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन पर बात किया जा रहा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7, इस पर बात कर लीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ना, 1s2 2s2 और 2p पे बात करेंगे हम। 4 5 6 7 2p3। क्या 2d होता है? नॉट पॉसिबल। तो ये यहीं पे रुक गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। p में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 और 3। तो नाइट्रोजन का कोवेलेंसी कितना है? 3। समझ में आया कि नहीं है? बोलो, कोवेलेंसी नाइट्रोजन का 3। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। और ये बदलेगा क्या? नहीं, हमने अभी बताया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास खाली d ऑर्बिटल है ही नहीं, एक्साइट होने का जगह है ही नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम कह रहे हैं क्या NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन सकता है? मतलब हाँ सर बन सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। क्या NCl5 बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 3 ही हो सकता है। तो NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। सवाल क्या आएगा? समझ में आया? हम जवाब दिए हैं आपको, सवाल खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस दिन आप किसी चीज का थ्योरी पढ़ के आप सवाल क्रिएट करने सीख गए, आप समझिएगा कि हाँ लेवल बढ़िया चल रहा है। आंसर स्टूडेंट्स देता है, टीचर तो क्वेश्चन करता है। तो आप टीचर बन गए हैं उस समय, सोच लीजिएगा कि हाँ हम सीख गए, क्वेश्चन बना पा रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सवाल ऐसे दिया जाएगा, NCl3 exists but NCl5 does not exist. Why? Covalency of nitrogen is 3. It never becomes 5 because it do not have vacant d orbital. So NCl3 exists but NCl5 does not. PCl3 तो बनता है और PCl5 भी बनता है because it has vacant d orbital. No, तो PCl3 में आपको इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस का एक्साइट करना ही नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं? 5 हो जा रहे हैं। तो PCl5 भी बन सकता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ गया कि नहीं? पूरा टॉपिक समझ में आया? तो सुनो ध्यान से, अब इस पहला लाइन को पढ़ दे रहे हैं। द वेरिएबल कोवैलेंसी of an element is equal to the total number of unpaired electron in s, p and d orbital of its valency cell. वैलेंसी सेल का जो वैलेंसी सेल में जो s, p और d में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है उसी को क्या कहते हैं? वेरिएबल कोवैलेंसी। जो आप देख सकते हैं फॉस्फोरस में कोवैलेंसी 3 भी है, कोवैलेंसी 5 भी है, बट इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन हेयर इट डज नॉट शो वेरिएबल कोवैलेंसी। बोलिए पूरा फंडा क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे आएगा? तो हम चूंकि पहले ही बता चुके हैं कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला पार्ट है आप पढ़ रहे हैं, ये 2 पार्ट में आएगा। ये आपका आज खत्म होता है इसका पार्ट 1। हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसके और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। तो बेसिक ऑफ कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यहां तक जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर जाते जाते इतना ही कहेंगे, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका दिल जो कहता है या आप जो सजेशन देना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।